हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द solubility in water of sulfates down the beryllium groups is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. This is due to। तो ऐसा क्यों होता है कि solubility of sulfates of group 2 elements वो डिक्रीज करती है। रीजन ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो इस क्वेश्चन में हम जो की कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, है ना। ग्रुप 2 के मेटल्स की हम बात करने वाले हैं। ग्रुप 2 माने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही आपका ग्रुप 2 होता है। अब देखो, अगर बात करते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इस ग्रुप में, साइज हमारा बढ़ता जाता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। अब देखो, वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है ना, किस में देखनी है? वाटर में सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जो एक मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होने वाला है वो होने वाला है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, right? It is the energy that is released when 1 mole of iron undergoes hydration। यही होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो देखो क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है साइज ऑफ द आयन पे, दूसरा डिपेंड करती है चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा चार्ज मतलब उसका साइज छोटा होगा। अब इस केस में तो हमारा जो भी आपके आयन्स हैं वो +2 चार्ज ही दिखाएंगे, क्योंकि इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2 होती है। तो यहाँ पे जो चार्ज होता है इन सब में वो +2 का ही होता है। अगेन आयनिक साइज भी अगर देखें तो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज ही करने वाला है ना। तो अब यहाँ पे चार्ज तो सेम है, तो चार्ज को तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, साइज ऑफ द आयन को जरूर कंसिडर करेंगे। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है। तो बेरिलियम आयन का साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब है इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी को He से रिप्रेजेंट करें हम तो, है ना, तो इसकी हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास अकोमोडेट कर सकता है। इसीलिए ये जो है मोस्ट सॉल्युबल सल्फेट बनाएगा। इसका जो सल्फेट बनेगा मोस्ट सॉल्युबल होने वाला है, क्योंकि जो Be+2 आयन है इसमें उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, छोटे साइज होने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास ये अकोमोडेट कर लेता है, राइट। तो ऐसा होता है। एंड तो एक यही रीज़न है एक तरीके से कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसको आप रिलेट कर सकते हो एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सिंगल स्पीशीज के आसपास अरेंज हो सकते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर को हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि नीचे जाते जाएंगे आयन का साइज बढ़ता जाएगा, तो ये उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आसपास अकोमोडेट नहीं कर पाएगा जितने Be+2 कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वाला ट्रेंड क्यों मिलता है कि बेरिलियम का सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल है, फिर मैग्नीशियम का है, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का और फिर बेरियम का? दैट इज ड्यू टू द हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम का कैल्शियम, कैल्शियम का स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का बेरियम। तो इसका जो मेन रीजन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि जितना छोटा आयन होता है उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अकोमोडेट कर पाएगा। तो इसका जो रीजन है और इसका जो आंसर है आपके पास, फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.